आप सभी महानुभावों की आज्ञा से मैं ये कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। आज का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज 1 जून का दिन है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि आज ही के दिन भोपाल को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वैसे तो इतिहास में दर्ज है कि 1947 में 15 अगस्त में हमको आजादी मिली थी, लेकिन भोपाल को आजाद होने में 22 महीने तक और संघर्ष करना पड़ा और उसके लिए बहुत से सेनानियों को लाठियां झेलना पड़ी, गोलियां चली, एक छोटा जलियांवाला कांड भी हुआ रायसेन जिले के भौरासा गांव में। और इस प्रकार से अंततः भोपाल को आजादी के लिए 1947 15 अगस्त के बाद 22 महीने तक और संघर्षरत रहना पड़ा। वास्तव में अफगानिस्तान से आए हुए लुटेरे दोस्त मोहम्मद खान और उसके वंशज और उसकी अत्याचारी फौज ने जहां भारत माता की जय और वंदे मातरम तक कहना देशद्रोह माना गया था, यानी उस समय यह स्थिति थी कि भारत माता की जय या वंदे मातरम का नारा लगाने पर बगावत मानकर नवाब उनको जेलों में डाल दिया करता था। लगभग 2000 से ज्यादा नागरिकों को जेल में बंद किया गया और रायसेन जिले के भौरासा नामक गांव में जलियांवाला बाग रिपीट किया गया, जहां मात्र तिरंगा लहराने के जुर्म में, अपराध में गोलियां, नवाब के जो थानेदार थे जाफर खान, उन्होंने गोली चलवाई और कई नौजवान उसमें शहीद हुए। और अंततः ये खबर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री सरदार पटेल तक पहुंची और उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए नवाब भोपाल को विवश किया, मजबूर किया कि वो भोपाल रियासत पर से अपना खूनी पंजा हटाए और भोपाल को भी बाकी देश की तरह स्वतंत्र घोषित करे। तो इस प्रकार से अप्रैल 1949 में इस नवाब ने सरदार पटेल जी के सामने नतमस्तक होते हुए भोपाल रियासत के विलय का दस्तखत किए, उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए और भोपाल रियासत का लीगली मर्जर भारतवर्ष में किया गया। जबकि नवाब भोपाल की तो इच्छा ये थी कि जोधपुर से लेके भोपाल तक के तमाम जितने भी शहर बीच में आते हैं, जितना भी स्थान बीच में आता है, रियासत बीच में आती है, उन सबको पाकिस्तान में मर्ज कर दिया जाए। तो आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर निर्मला चौबे मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। एक संक्षिप्त परिचय में डॉक्टर निर्मला चौबे मिश्रा जी का देता हूं कि डॉक्टर निर्मला मिश्रा चौबे जो हैं वो युवा इतिहासकार हैं। आपने भोपाल रियासत के विलीनीकरण आंदोलन पर रिसर्च किया है। आप भारतीय इतिहास संकलन समिति के सदस्य हैं तथा इतिहास संकलन योजना के कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय सहभागिता रहती है। इतिहास संकलन समिति की पुस्तक में आपके लेख भी प्रकाशित हुए हैं और वर्तमान में आप अध्यापन के व्यवसाय से जुड़े हैं। मैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर डॉक्टर निर्मला चौबे मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं, अपने आख्यान से, अपने शोध से हम सबको अवगत कराएं। डॉक्टर निर्मला मिश्रा चौबे जी। मैं डॉक्टर निर्मला मिश्रा वेबिनार में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वान जनों को प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भोपाल विलीनीकरण दिवस के 72वीं वर्षगांठ है और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उसको मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मेरे लिए हर्ष की बात है कि मेरा शोध का विषय भी यही रहा है। भोपाल विलीनीकरण के दिवस पर आज मैं अपना एक छोटा सा आलेख प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें भारत और भोपाल के बारे में थोड़ा सा विवरण देना चाहती हूँ। सन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत स्वतंत्र रियासतों में बटा हुआ था। 15 अगस्त 1947 की तारीख लॉर्ड माउंटबेटन ने इसलिए तय की थी क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा समर्पण करने की दूसरी वर्षगांठ थी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। तब माउंटबेटन अपनी सेना के साथ बर्मा के जंगलों में थे। इसी वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के लिए तय किया, किंतु भोपाल के लोगों को भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए बाद में 2 साल और इंतजार करना पड़ा। तब सरदार पटेल जी ने अपने वीपी मेनन के साथ मिलकर 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया, जिस कारण उनको राष्ट्र लौह पुरुष के रूप में याद करता है। भोपाल रियासत का मैं थोड़ा संक्षिप्त विवरण देना चाहती हूँ
कि भोपाल जो है सबसे अंत में विलय इसलिए हुआ क्योंकि जो भोपाल के नवाब थे वो प्रिंसेस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रेसिडेंट थे और लॉर्ड माउंटबेटन के बहुत करीबी थे और उनके जिन्ना और नेहरू से भी घनिष्ठता थी। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल, जिसमें जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था, कश्मीर स्वतंत्र बने रहने की, और हैदराबाद के निजाम भी पाकिस्तान में जाना चाहते थे। लेकिन इन तीनों राज्यों को सेना की मदद से विलय कराया गया, किंतु भोपाल के लिए बीपी मेनन को और पटेल को बहुत संघर्ष करना पड़ा, इंतजार भी करना पड़ा। भोपाल का नवाब जहां हमीदुल्ला खान उस रियासत का नवाब था जिसमें भोपाल, सीहोर और रायसेन तक का क्षेत्र आता था। इस रियासत की स्थापना 1723 और 24 में औरंगजेब की सेना के एक बहादुर अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने सीहोर, आष्टा, खिलचीपुर और गिन्नौर को जीतकर स्थापित की थी। नवाब हमीदुल्ला खान 14 अगस्त 1947 तक इसी पशोपेश में थे कि वो क्या निर्णय ले, क्योंकि जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहां आने की पेशकश दी थी। इधर रियासत का मोह भी उनको लगा हुआ था, तो उन्होंने 13 अगस्त को अपनी बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासक बनने के लिए कहा, लेकिन जिससे कि वे पाकिस्तान जाकर सेक्रेटरी जनरल का पद संभाल सके, किंतु आबिदा ने इसे इनकार कर दिया। भोपाल का विलीनीकरण सबसे अंत में हुआ, तो उसके पीछे जो मैंने आपको बताया कि वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे, उनकी लॉर्ड माउंटबेटन के साथ चेयर लगती थी और वो उनके बहुत घनिष्ठ थे। तो भोपाल मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया था, जिसके प्रधानमंत्री श्री चतुर नारायण मालवीय थे। इस समय तक आते आते भोपाल रियासत में विलीनीकरण को लेकर धीरे धीरे विद्रोह पनपने लगा था। जनता नवाब की दमनकारी नीतियों से बहुत परेशान थी। नवाब जो था वो भारत के भोपाल के इतिहास को मिटाना चाहता था, इसलिए उसने अनेक स्थानों के नाम परिवर्तित करके मुस्लिम शासकों के नाम पर रख दिए। जैसे कलिया खेड़ी का नाम अब्दुल्लागंज कर दिया, भैरवगढ़ का नाम नसरुल्लागंज कर दिया, चीचली को शाहगंज, शेवास बेगमगंज, ब्रह्मपारा को इब्राहिमपुरा, सोमवारों को पीरगेट, और भी अनेक नाम दिए, शाहजहानाबाद, जहांगीराबाद, हमीदिया कॉलेज, हमीदिया रोड, सब वो पूरा भोपाल का इतिहास मिटा देना चाहता था। इससे जनता बहुत परेशान थी, तरह तरह के कर लगाता था और हिंदू लोगों को परेशान भी बहुत किया गया। इस तरह जनता बहुत परेशान होने लगी और अंदर ही अंदर विलीनीकरण का उनका धैर्य टूटने लगा और विलीनीकरण का आंदोलन शुरू हुआ। बेटे संभाल के लगा जी, पहले बंद करो जी, बोलिए बोलिए निर्मला जी। जी, भोपाल रियासत के भारत संघ में विलय के लिए चल रहे विलीनीकरण आंदोलन की रणनीति जो थी वो श्री उद्धव दास जी मेहता, मास्टर लाल सिंह, जमुना प्रसाद मुखर्जी जी और भी जो नेता थे उन्होंने मिलकर शुरू की, जिसमें उन्होंने जनवरी 1948 में प्रजामंडल की स्थापना की। श्री उद्धव दास जी मेहता के द्वारा एक प्रजा पुकार नामक अखबार भी निकाला गया, जिसमें इन आंदोलन की गतिविधियां संचालित होती थी। इसी आंदोलन की गतिविधि को एक नई दिशा देने के लिए भाई रतन कुमार जी गुप्ता का एक नई राह अखबार भी निकाला गया। हिंदू महासभा की स्थापना भी उद्धव दास जी मेहता और पंडित जमुना प्रसाद जी मुखर्जी के नेतृत्व में की गई। हिंदू महासभा और संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन को एक गति दी गई और नई दिशा दी गई, जिससे आम जनता को इस आंदोलन से जोड़ा जाए और आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से अंत तक ले जाया जाए। उद्धव दास जी मेहता पत्राचार के माध्यम से सारे आंदोलन की गतिविधियों की जानकारी श्री वल्लभ भाई पटेल को देते रहे। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के अतिरिक्त रायसेन, उदयपुरा, बेगमगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी अनेकों जगह पर अपने आंदोलन को गति दी। उदयपुरा के श्री घनश्याम दास मालानी जी के नेतृत्व में आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उन्होंने इसी क्रम में 13 दिसंबर 1949 को बौरास में घासीराम पटेल की पुत्री के विवाह के अवसर पर रात्रि में एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सरकारी कर्मचारी जो हैं अपनी नौकरियों से त्याग पत्र दे दें। उनके आह्वान के परिणाम स्वरूप चौकीदार, पटेल, सरपंच सभी लोगों ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र देकर और शासन का सहयोग न करने की शपथ ली। इस सभा में बारेलाल राजपूत, पंडित धन्नालाल, धन सिंह, घासीराम, बौरास के राजपूत जमींदारों ने विशेष सहयोग किया। 14 जनवरी 1949 को संक्रांति के पर्व पर बौरास के नर्मदा तट पर
एक मेला आयोजित किया गया। नर्मदा पार शोकलपुर घाट पर ठाकुर विजय सिंह पटेल की अध्यक्षता में विलीनीकरण आंदोलन में बनाए गए वीरों के समर्थन में एक विशाल सभा चल रही थी, जिसमें भाग लेने होशंगाबाद से लाला अर्जुन सिंह, भोपाल से बालकृष्ण गुप्ता जी, उदयपुरा से घनश्याम दास मालानी जी आदि लोग पधारे। पर भारी जन समुदाय और आयोजित सभा की भारी उपस्थिति को देखते हुए शासन ने भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया। बौरास के नर्मदा नदी तट पर झंडा बंदन होना था और यह तय नहीं हो पा रहा था कि झंडा बंदन कौन करेगा। झंडा बंदन करने के जो नेता थे वो सभी उदयपुरा के और भी दूसरी जगह के वो बंदी बनाए जा चुके थे। बैजनाथ गुप्ता जी अपनी दुकान से उठकर आए और उन्होंने झंडा गीत प्रारंभ किया और उन्होंने झंडा फहराया और गीत प्रारंभ किया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विलीनीकरण तो होकर रहेगा के नारे पूरे नर्मदा तट पर गूंज उठे। इसी के साथ नवाबी शासन के थानेदार जो जाफर अली खां को चेतावनी भरी आवाज बुलंद हुई कि नारे नहीं लगेंगे, झंडा नहीं फहराया जाएगा, किसी ने भी आवाज निकाली तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। यह सब सुनकर एक 16 वर्ष का छोटा तरुण छोटेलाल आगे आया और हुंकार भरे शब्दों में कहा, मियां हमें डर क्यों दिखाते हो, विलीनीकरण तो होकर रहेगा। भारत माता की जय के नारों से पूरा नर्मदा तट फिर से गूंज उठा। बौखलाए हुए थानेदार ने वीर तरुण छोटेलाल पर गोली चला दी और जो उसके सिर को भेदती हुई निकल गई। इसके पहले कि शहीद छोटेलाल के हाथ से तिरंगा ध्वज नीचे गिरता, सुल्तानगंज के 25 वर्षीय वीर धन सिंह बिजली के वेग से बढ़कर आगे आए और उन्होंने ध्वज अपने हाथों में थाम लिया और जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय, विलीनीकरण तो होकर रहेगा। थानेदार ने पूर्व में ही सभी की लाठियां और हथियार जब्त कर लिए थे और अब इस निहत्थी श्रद्धालुओं पर गोली चलाना उसने प्रारंभ कर दिया। गोली खाकर लोग घायल होकर गिर रहे थे। वीर धन सिंह ने अपने सीने पर गोली लगने के बाद भी ध्वज नहीं छोड़ा। अगली गोली उसके आंख के रास्ते सर से पार हो गई। इससे पहले कि वह गिर पाता, मंगल सिंह ने ध्वज थाम लिया। वीर मंगल सिंह बौरास का 30 वर्षीय युवक था। उसने भी गगनभेदी नारे लगाना प्रारंभ कर दिए। थानेदार की गोली उसके सीने को भी पार करती हुई निकल गई। मंगल सिंह के शहीद होते ही भवरा के 25 वर्षीय विशाल सिंह ने आगे बढ़कर नारे लगाना शुरू किए और ध्वज को अपने हाथों में ले लिया। लगातार 2 गोलियां उसकी छाती के पार हो चुकी थी, फिर भी इस अनोखे वीर विशाल सिंह ने ध्वज को छाती से चिपकाए रखा और एक हाथ से थानेदार की बंदूक पकड़ ली। अब ऐसा लगा कि वीर इस आतताई थानेदार जाफर अली का आज अंत कर देगा, परंतु उसके सीने में संगीन घोंप दी गई और इतनी बार उसको उमेटा गया जब तक वह निढाल होकर जमीन पर ना गिर गया। उसके बाद भी वह होश में था और लुढ़कता हुआ नर्मदा तट तक आ गया, लेकिन उसने जब तक प्राण रहे तब तक तिरंगा छीनने ना दिया। लगभग 2 सप्ताह के बाद उसके प्राण निकले। वास्तव में विशाल सिंह एक सच्चा सपूत था, हमें उस पर गर्व है। इस प्रकार बोरास आंदोलन की चिंगारी, विलीनीकरण के आंदोलन ने एक ज्वाला का रूप धारण कर लिया। जो घायल लोग थे उनको गाडरवारा, साईं खेड़ा और जबलपुर की विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज कराया गया। इस सभी घटनाक्रम की जानकारी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी लगी और उन्होंने भोपाल नवाब को विलीनीकरण के लिए बाध्य करने के लिए वीपी मेनन को भोपाल भेजा। भोपाल विलीनीकरण के आंदोलन के प्रणेता के रूप में मुख्यतः बहुत सारे लोगों के नाम हैं, जिनमें से मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहती हूँ। मास्टर लाल सिंह, श्री उद्धव दास जी मेहता, श्री बालकृष्ण जी गुप्ता, द्वारका प्रसाद मिश्र, जमुना दास जी मुखरैया, घनश्याम दास जी मालानी जो बौरास से ही थे उदयपुरा के, और जो शहीद हो गए उन सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और मैं यही चाहती हूँ कि जो विलीनीकरण हुआ, जो शहीद हुए, उनको मान सम्मान मिले, उनको इतिहास में जोड़ा जाए, जिससे लोग इसको जान पाए कि भारत में विलय होना इतना आसान नहीं था और 2 वर्ष क्यों लगे।